It's hard to breathe, but that's alright. Hush. हेलो एवरीवन, लास्ट लेक्चर में एक्सेल के हमने फाइंड एंड रिप्लेस में, फाइंड एंड सिलेक्ट में गो टू स्पेशल तक देखा था। नेक्स्ट ऑप्शन अब आते हैं इसमें फॉर्मूलाज। फॉर्मूलाज क्या होते हैं? तो फॉर्मूलाज बेसिकली आपको यहां पर एक छोटा सा आइडिया बता देते हैं, बट फॉर्मूलाज हम इस मेन्यू में ज्यादा डिटेल में देखेंगे तभी हमको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा, इसलिए फॉर्मूलाज को अभी मैं रेस्ट दे रहा हूं, इसका यूज अभी नहीं है। कमेंट्स, ये मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताई थी। कमेंट्स रिव्यू में जाते हैं और यहां से कमेंट देते हैं, उसे डिलीट करते हैं, और ये भी आगे के लेक्चर्स में आएंगे जब मैं रिव्यू को एक्सप्लेन करूंगा, तो ये डिटेल में सब आएगा, इसलिए कमेंट को भी होल्ड करते हैं। कंडीशनल फॉर्मेटिंग, प्रीवियस लेक्चर्स में हम देख चुके हैं। कंडीशनल फॉर्मेटिंग किसी भी एक कह सकते रेंज में किसी एक कंडीशन के हिसाब से कोई फॉर्मेटिंग देना कंडीशनल फॉर्मेटिंग कहलाता है। ये एक तरह से मान लीजिए जैसे मुझे फेल जो भी है यहाँ पर स्टूडेंट, उन सभी के डेटा को रेड करना है तो कंडीशनल फॉर्मेटिंग का यूज आता है। लेस देन 33 कर दूंगा, या फिर जो भी मेरा पासिंग मार्क्स है उससे मैं लेस देन कर दूंगा तो मेरा आंसर आ जाएगा। ये था कंडीशनल फॉर्मेटिंग, प्रीवियस लेक्चर में आपको ये मिलेगा। नेक्स्ट आता है कांस्टेंट, ये नई चीज है इसमें। कांस्टेंट क्या होता है? तो कांस्टेंट एक तरह से, कांस्टेंट का शाब्दिक अर्थ होता है जो फिक्स है, जो चेंज नहीं होगा, मूव नहीं होगा, वो होता है कांस्टेंट। तो यहां पर अगर किसी रेंज को आप सिलेक्ट करते हैं और फिर कांस्टेंट पर क्लिक करते हैं तो कांस्टेंट उन सभी चीजों को सिलेक्ट कर देता है जो चीजें स्टैटिक हैं, जिनमें कोई चेंजेस नहीं आएगा। पहले मैं इसको थोड़ा फॉर्मेटिंग को क्लियर कर देता हूं ताकि दिखेगा अच्छे से आपको। नेक्स्ट आता है इसमें कांस्टेंट। कांस्टेंट पर क्लिक करते हैं तो इसने नेम सारे सिलेक्ट कर दिए हैं और ऊपर अपना सारी हेडिंग्स भी सिलेक्ट कर दी हैं, क्योंकि ये वैल्यूज क्या है, कांस्टेंट, ये चेंज नहीं होती है, तो इसीलिए इन सभी को उसने सिलेक्ट करा है। जूम कर लेते हैं थोड़ा सा तो आपको एक क्लियर आइडिया हो जाएगा। इनमें आपको बिल्कुल हल्का सा कलर वेरिएशन मिलेगा, क्योंकि सिलेक्शन में कलर उतना डार्क नहीं होता है। तो इसने क्या करा है, इन नेम्स को सिलेक्ट कर लिया है और सारी हेडिंग्स को सिलेक्ट कर लिया है, क्योंकि यही कांस्टेंट है। बाकी ये सभी वैल्यू बार बार चेंज होती है, क्योंकि मैं इनको फॉर्मूला से लेकर आया था। ये भी मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया है कि फॉर्मूला से लाई हुई सभी वैल्यू बार बार चेंज होती है, तो इसीलिए ये सब कांस्टेंट नहीं है। और जब वैल्यूज कांस्टेंट नहीं है तो टोटल भी कांस्टेंट नहीं होगा, इसीलिए उसने केवल इतने को ही सिलेक्ट करा है। ये होता है आपका कांस्टेंट। डेटा वैलिडेशन आता है नेक्स्ट। डेटा वैलिडेशन भी आपका डेटा नाम के मेन्यू में आता है। डेटा वैलिडेशन बहुत इंपॉर्टेंट ऑप्शन है ये, इसे भी मैं एक अलग से लेक्चर में एक्सप्लेन करूंगा, क्योंकि ये आपकी एग्जाम और आपके जॉब दोनों के लिए बहुत ज्यादा कारगर है। इस ऑप्शन का बेसिक यूज क्या होता है तो वो देख लेते हैं भले ही। इसका यूज ये होता है डेटा वैलिडेशन का कि अगर आपको किसी सेल में कोई वैलिडेशन डालना हो, वैलिडेशन मींस अगर आपने मान लीजिए कोई फॉर्म बनाया जिसमें आपको नेम एंटर करवाना है और उसके नीचे आपको फोन नंबर एंटर करवाना है, तो कहीं ऐसा ना हो कि नेम के अंदर कोई फोन नंबर दे दे और आपके फोन नंबर के अंदर कोई अपना नाम एंटर कर दे। उससे बचने के लिए हम डेटा वैलिडेशन का यूज करते हैं। वैलिडेशन बेसिकली होता वही है कि आप वैलिड डेटा बता देंगे कि किसी सेल में वैलिड डेटा कौन सा है। तो मैं अगर नेम वाली जो सेल है उसमें मैं बोल दूंगा कि इस सेल में केवल और केवल अल्फाबेट्स ही आए, तो ये हो गया मेरा वैलिडेशन। वैलिडेशन की रेंज क्या है, A to Z। उसके बाहर अगर कुछ भी आया तो यहां पर प्रॉब्लम आ जाएगी। ऐसे ही अगर मैं चाहूं तो किसी नंबर का वैलिडेशन भी दे सकता हूं। मान लीजिए फोन नंबर है और फोन नंबर मुझे चाहिए कम से कम 10 डिजिट के, 10 नंबर्स के, तो मैं डेटा वैलिडेशन में बोल दूंगा कि एक तो नंबर एंटर हो, दूसरा नंबर में भी कम से कम 10 तक एंटर हो, 10 नंबर एंटर होने चाहिए। अगर नहीं हुए तो डेटा इनवैलिड बता दिया जाए। तो यही होता है आपका डेटा वैलिडेशन। आप आए दिन इससे आपका सामना होता होगा, इंटरेक्शन होता होगा डेटा वैलिडेशन से। अगर हम कोई फॉर्म भरने में कोई गलती कर देते हैं, मान लीजिए हमने ईमेल डालते वक्त @ नहीं लगाया या .com नहीं लगाया, तो डॉट नहीं लगाने पर भी वो एरर दे देगा, @ नहीं लगाने पर वो एरर दे देगा। तो यही होता है डेटा वैलिडेशन आपका। नेक्स्ट आता सिलेक्ट ऑब्जेक्ट।
सिलेक्ट ऑब्जेक्ट क्या करता है, तो आपने यहाँ पर अगर कोई सा शेप ले रखा है या फिर कोई सा भी दूसरा ऑब्जेक्ट जो आप मान लीजिए जो आपके लिखे हुए में इंक्लूड नहीं होता है, तो उन्हें सिलेक्ट करने के लिए इस ऑप्शन का यूज आता है। बेसिकली सिलेक्ट ऑब्जेक्ट में जाएंगे और जो भी आपको ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करना है वो कर लेते हैं। अभी ये ऑप्शन ऑन है, आपको दोनों एक साथ सिलेक्ट करना है, तो यहां से एक रेंज खींचेंगे, माउस अपना होल्ड करके रखना है और उसे नीचे तक ड्रैग करना है और ये आपको देखना है, ये आपको मेक श्योर करना है कि दोनों जो शेप हैं वो उस बॉक्स में आ रहे हैं। जैसे ही वो आ जाएंगे तो आप छोड़ दीजिए, आप देखेंगे दोनों शेप आपके साथ में सिलेक्ट हो गए हैं। ठीक है, अब ये इसका यूज आपको आएगा आगे पेज लेआउट में, तब इसको अच्छे से देखेंगे। चाहें तो अब हम इन दोनों शेप्स को एक ही साथ में डिलीट भी कर सकते हैं। डिलीट करने का तरीका सिंपल है, आप किसी भी शेप को सिलेक्ट करेंगे और कीबोर्ड पर जो डिलीट का बटन है उसे प्रेस कर देंगे। इस ऑप्शन को मैंने टर्न ऑफ कर दिया है। अब नेक्स्ट आता है आपका सिलेक्शन पेन। अगर आपके पास दो शेप हैं तो आप उन्हें डिफरेंट तरीके से सिलेक्ट कर सकते हैं। किसी एक को हाइड भी कर सकते हैं, हाइड ऑल, तो सभी शेप हाइड हो जाएंगे मेरे, और शो ऑल में सभी शेप शो होने लग जाएंगे आपके। ये हो गया आपका सिलेक्शन पेन। इसका यूज क्या होता है, तो मान लीजिए अगर आपके शेप बहुत दूर दूर रखे हुए हैं और इतनी बड़ी शीट में आपको मिल नहीं रहे हैं, तो आप यहां से उसको सीधे सिलेक्ट करेंगे तो वो डायरेक्ट सिलेक्ट हो जाएंगे, आपको उनको ढूंढने की जरूरत नहीं होगी। तो ये हो गया आपका सिलेक्शन पेन और इसी में आपका होम अब होता है समाप्त। नेक्स्ट लेक्चर होंगे हमारे इंसर्ट के बारे में, उसमें सबसे पहला ऑप्शन जो होगा पाइवट टेबल, बहुत इंपॉर्टेंट है ये पाइवट टेबल। एग्जाम पीजीडीसी डीसी में आजकल तो हॉट टॉपिक है ये ज़्यादा आता है, लेकिन जॉब पर्पज से भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपको इसका यूज़ बहुत आएगा। लोगों को पता नहीं होता है इसलिए ज़्यादा इस पाइवट टेबल को यूज़ नहीं किया जाता है, बट ये अच्छी चीज़ है। तो इसे हम देखेंगे डिटेल में नेक्स्ट लेक्चर में, और इस लेक्चर में हमारा इतना ही रहेगा। थैंक यू एंड गुड बाय।